गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। लास्ट टेस्ट में हमने हिस्ट्री के 20 प्रश्नों को कवर किया था। इसमें आ जाइए 21 से लेकर 40। ठीक है, 100 तक जाएगी ये सीरीज। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, डिटेल्स है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। पहला प्रश्न है यहाँ पर। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा अपना भी सोचने के आंसर क्या होगा। इनमें से किसी एक सिख गुरु की बात हो रही है। सिखों के 10 गुरु हुए, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले, पांचवें, नौवें और 10वें सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। देखिए, उन्होंने धार्मिकता को बनाए रखने और उत्पीड़न से लड़ने के लिए खालसा पंथ की अवधारणा शुरू की। उन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को संकलित किया और इसे सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। ठीक है, सिखों का शाश्वत गुरु यानी ये सिखों के जो 10वें गुरु हैं। और इनका कहना है कि अब कोई सिख गुरु नहीं होगा आने वाले समय में। ये जो पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब जी, ठीक है, यही गुरु है सबके लिए। अब तो कौन है इसमें सिखों के 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह। डी है इसका आंसर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु नानक देव पहले थे। गुरु अर्जुन देव 5वें थे। ये सीरीज भी पता होनी चाहिए, प्रश्न पूछ लेता है इससे। गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था, जिसे अब तख्त पटना साहिब के रूप में जाना जाता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ छंद जोड़े और इसे शाश्वत गुरु घोषित किया। अगला प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब डैश लिपि में लिखा गया था? गुरु ग्रंथ साहिब है गुरुमुखी लिपि में। ये है इसका आंसर। गुरु ग्रंथ साहिब गुरुमुखी लिपि में लिखा गया था और इसे आदि ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। और इसे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा अगले गुरु के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, आदि ग्रंथ को आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का अगला गुरु, यानी कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं होगा। यही जो पुस्तक है यही सबके लिए नेक्स्ट गुरु है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसका पहला संस्करण। और इसमें कुछ छंद जोड़े और इसे शाश्वत गुरु घोषित किया किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, सिखों के 10वें गुरु ने। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? क्या थी होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग? ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन या ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता, करों का उन्मूलन या भारत में सभी पश्चिमी शिक्षा पर प्रतिबंध। इसका आंसर है डी, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ये नाम याद रखेगा, और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया होम रूल आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य रखता था। आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश अधिपत्य के अधीन रहते हुए अपने आंतरिक मामलों पर नियंत्रण देने की मांग की। 24वां प्रश्न है, 1908 का जो अलीपुर बम कांड था वो किस भारतीय क्रांतिकारी से जुड़ा है? भगत सिंह, खुदीराम बोस, जतिन दास, अरविंद घोष। अरविंद घोष है इसका आंसर। किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास। देखिए, अलीपुर बम कांड 1908 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा एक प्रसिद्ध मुकदमा था। यह घटना 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़ी थी, जहां ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के असफल प्रयास के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की थी। गिरफ्तारियों की बात करें तो अरविंद घोष और 49 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और मुकदमे के दौरान अरविंद घोष को अलीपुर जेल में रखा गया था और 6 मई 1909 को उनको रिहा कर दिया गया था। 25वां प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का खुलकर समर्थन किया तथा श्रमिक आंदोलन और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई? इसका आंसर है एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर डी। एम एन रॉय, जिनका मूल नाम
मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य था एक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी और राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने भारत में मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारधाराओं को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26वां प्रश्न है, 1905 में ब्रिटिश द्वारा या अंग्रेजों द्वारा शुरू में लागू किए गए बंगाल के विभाजन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसको रद्द किया गया 1911 में। डी है इसका आंसर। देखिए, बंगाल के विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और इस घोषणा के साथ ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, ये अगर पूछ ले तो 1905 को तो सभी को याद रहता है, लेकिन मंथ क्या है और डेट क्या है एग्जैक्ट? अगस्त 1905 या जुलाई 1905? और अगस्त में भी 7 अगस्त या 15 अगस्त, और जुलाई में 19 अगस्त या अक्टूबर 1905। घोषणा की बात कर रहा है, कब घोषणा की गई और लागू कब किया गया, ये दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रश्न बनता है इन पर। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को और लागू कब किया गया, ये 16 अक्टूबर 1905 को। ये है इसका आंसर। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो घोषणा 19 जुलाई को और प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर को। 28वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल के विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू हुआ? ये भी 1905 में ही हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। ये है इसका आंसर। स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसने भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार की वकालत की थी। यह आंदोलन आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक के साथ शुरू हुआ। एग्जैक्ट डेट क्या है? 7 अगस्त 1905। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे, और ये सारे के सारे जो हैं वो गर्म दल के नेता हैं या उग्रवादी गुट के नेता कह लीजिए। यही पूछ लेता है एग्जाम्स में, कौन सा गर्म दल का नेता, कौन सा नरम दल का। उदारवादी या उग्रवादी गुट, अलग अलग कीजिए। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो तीन तिगड़ी जो हैं, लाल बाल पाल और साथ में अरविंद घोष, तो ये हो गए उग्रवादी गुट के। उदारवादी नहीं पूछ रहा है, तो फिरोज मेहता उदारवादी हैं, दादा भाई नौरोजी उदारवादी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है इनको, ये भी उदारवादी हैं। अरविंद घोष उदारवादी नहीं है, या इसके अतिरिक्त लाल बाल पाल में से कोई भी आ जाता है, वो भी उदारवादी नहीं होते। अरविंद घोष मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट से जुड़े थे, उदारवादियों से नहीं। उन्होंने कट्टर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और क्रमिक सुधारों के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम किस नाम से भी जाना जाता है? इसको जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ठीक है, एक 1919 का पूछ लेते हैं, वो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। याद रखिएगा इनको दोनों को, दोनों इंपॉर्टेंट है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह अधिनियम भारत के लिए राज्य सचिव जॉन मार्ले और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। अब इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये पॉइंट, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की अवधारणा शुरू की गई थी इसमें, जिससे वे अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से चुन सकते थे। और इस अधिनियम ने और क्या इम्पोर्टेंट, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों का काफी विस्तार किया। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत को चिह्नित किया, जो बाद में एक विवादास्पद मुद्दा बन गया। ये तीनों बुलेट पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
ये मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों का काफी विस्तार और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। सभी का उत्तर 1909 का पार्लियामेंटो। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? चितरंजन दास को। ए है इसका आंसर। चितरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और राजनीतिज्ञ थे। देश बंधु का अर्थ है राष्ट्र का मित्र। यह उपाधि उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए दी गई थी। 32वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विचारण के बिना 2 वर्ष की अवधि तक निरुद्ध रखना अनुमत था? ये था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून, यानी रोलेट एक्ट 1919 की बात हो रही है। सी है इसका आंसर। देखिए, 1919 का रोलेट अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ने सरकार को अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए व्यक्तियों को बिना मुकदमे के हिरासत में लेने का अधिकार दिया। यह अधिनियम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय काल के दौरान इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और व्यवस्था बनाए रखना था। और क्या क्या? इसे बिना किसी औपचारिक मुकदमे या सबूत के राजद्रोह के संदेह में व्यक्तियों की गिरफ्तारी की अनुमति दी इसने। इस अधिनियम का व्यापक विरोध हुआ भारतीयों के द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी शामिल किए गए, जिसका परिणाम 1919 अप्रैल में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। खुदाई खिदमतगार को किनके द्वारा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, M.A. अंसारी या खान अब्दुल गफ्फार खान? 33वां प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार भी है इसका आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखना। देखिए, खुदाई खिदमतगार एक अहिंसक आंदोलन था। स्टेटमेंट बनाकर पूछता अहिंसक था, तो अहिंसक था, जिसकी स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में की थी, जो है अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के लिए प्रतिबद्ध था और सामाजिक सुधार तथा भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में काम करता था। यह आंदोलन अपने अनुशासन, सामाजिक सेवा पर जोर और पठानों में एकता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह यानी तमाड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ माना जाता है? अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह तमाड़ विद्रोह था। कब हुआ था ये? 1784 में। डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह 1784 का तमाड़ विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र, वर्तमान झारखंड में है, इसमें हुआ था। तमाड़ जनजाति द्वारा किया गया था। 35वां प्रश्न है, 1937 में प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? मुफ्त उच्च शिक्षा, वयस्क साक्षरता मिशन, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा या नई तालीम या बुनियादी शिक्षा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। देखिए, बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, जिसे नई तालीम के रूप में भी जाना जाता है, 1937 में महात्मा गांधी द्वारा भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता पर आधारित इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित की गई थी। इस योजना में उत्पादक शारीरिक श्रम के माध्यम से सीखने पर बल दिया गया था, जैसे कि कताई हो गया, बुनाई हो गया और कृषि, ताकि शिक्षा को जीवन की व्यावसायिक आवश्यकताओं से जोड़ा जा सके। निर्देश का माध्यम मातृभाषा में होना था, जिससे शिक्षा जन जन के लिए सुलभ हो और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं पर निर्भरता कम हो।
36वां प्रश्न है, किस प्रेसिडेंसी में पोलिगरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? मद्रास, आगरा, बॉम्बे या बंगाल प्रेसिडेंसी? पोलिगरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने पोलिगरों के सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। मद्रास प्रेसिडेंसी इसका उत्तर है, ये है इसका आंसर। देखिए, पोलिगर विद्रोह जो है वो 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ। पोलिगर नायक और विजयनगर शासकों के अधीन सामंतवादी सरदार थे जो दक्षिण भारत में किलों को नियंत्रित करते थे और स्वतंत्र नेताओं की कमान संभालते थे। विद्रोह तब हुआ जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोलिगरों के सैन्य और भूमि अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया। विद्रोह में प्रमुख व्यक्तियों में कट्टा बोम्मन और अन्य पोलिगर नेता शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश अधिकार का विरोध किया। अंग्रेजों ने सबका दमन करते आए अंग्रेज, तो इसका भी दमन कर दिया अंग्रेजों ने। विद्रोह के दमन से दक्षिण भारत में ब्रिटिश शक्ति का समेकन हुआ और इस क्षेत्र में सामंतवादी ढांचे का विघटन हुआ। 37वां प्रश्न है, भील नेताओं जैसे कि काजी सिंह और भीमा नायक के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? 1818 में। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में भील विद्रोह 1818 में शुरू हुआ था। यह आदिवासी विद्रोह खान देश के क्षेत्रों में हुआ था जो आजकल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का हिस्सा है। भीलों ने शोषण, स्वायत्तता के नुकसान और दमनकारी राजस्व नीतियों के कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह किया। 38वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या डी ग्रुप की परीक्षा हो। और इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता के ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया था जिसमें ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। और क्या है इंपॉर्टेंट इसमें? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था जहां भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा लेनी थी। इस प्रस्ताव में तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने को भी चिन्हित किया गया था जो एकता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत पूछते हैं इसको। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? देखिए, सारे के सारे जो है इसमें यूरोपीय थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। तो भारतीय प्रतिनिधित्व का अभाव ही इसके विरोध का कारण बना। 1927 में गठित साइमन कमीशन एक पूर्णतः यूरोपीय निकाय था जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जिसके कारण भारतीयों में व्यापक आक्रोश फैल गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यकरण की समीक्षा का कार्य सौंपा गया था। इसे किसे? साइमन कमीशन को। लेकिन भारतीयों को अपने शासन के बारे में निर्णय लेने से वंचित महसूस हुआ क्योंकि हम क्यों नहीं शामिल इसमें। 1928 में जब यह आयोग भारत पहुंचा तो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और पूरे देश में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अच्छा, इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका गठन कब हो रहा, भारत कब आ रहा है, इस पर भी अलग से प्रश्न बनता है। तो 1927 में इसका गठन हुआ, भारत कब पहुंचा ये? 1928 में। सीधे ABCD बनाकर पूछा है कई सारे एग्जाम्स में। 40वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर अधिनियम 1813 में भारतीयों की शिक्षा के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखा और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। तो 1 से लेकर 40 प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके।
धन्यवाद।